हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं फिजिक्स चल रहा था और फिजिक्स में आज हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की, है ना। किसकी बात होगी? घनत्व की, अर्थात डेंसिटी क्या होता है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था आर्किमिडीज साहब का सिद्धांत, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर वस्तु का जो भार है वह कम होना चाहिए और एरिया ज़्यादा होना चाहिए तो क्या होगी, वस्तु पानी पर आसानी से तैरेगी। ये बातें तो हो गई थी। अब जो बारी है आज की, आज हम लोग पढ़ेंगे डेंसिटी को और डेंसिटी बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे। इस वीडियो को देख लेने के बाद आपको डेंसिटी में हमारा दावा है कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हर चीज को जो डेंसिटी का जो भी आयाम है उस हर आयाम को इतने अच्छे से हम बताने का प्रयास करेंगे कि कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और ऐसे आपको दिक्कत होगी भी नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वीडियो बेहतरीन है, पूर्ण देखना है। चलिए, क्या है पहला डेंसिटी देख लेंगे। क्या है कि किसी पदार्थ के इकाई आयतन, इस बात को नोट कीजिए, इकाई आयतन, बस यहीं पर खेला है। इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को, बस यही दो चीज को समझना है ना। किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। और यहां पर जो है आपका डिफिनेशन खत्म हो गया। एकांक आयतन में मौजूद द्रव्यमान की मात्रा को हम घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। तो सबसे पहले एकांक आयतन का अर्थ क्या हुआ कि आयतन एकांक आयतन का मतलब हुआ 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई की अगर कोई पात्र है, उसमें किसी चीज के समाने की जो भी मात्रा है उसको क्या बोलेंगे, उसका हम लोग घनत्व बोलेंगे। आप एक क्वेश्चन हम लोगों ने बचपन से देखा है कि एक जहाज पानी पर तैरती है और एक सुई पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि सुई का घनत्व जहाज से ज्यादा होता है। अब यहां पर एक बात समझिए, सुई कितनी छोटी है और जहाज कितनी बड़ी होती है, फिर भी जहाज पानी में नहीं डूबती है और सुई डूब जाती है। क्यों? सुई का अगर एकांक आयतन लें, सुई के एकांक वॉल्यूम की बात करें, सुई के एकांक आयतन का अर्थ हुआ कि उसकी 1 सेंटीमीटर लंबाई, 1 सेंटीमीटर चौड़ाई और 1 सेंटीमीटर ऊंचाई में जो द्रव्य की मात्रा है अर्थात द्रव्यमान है। और जहाज में भी, जहाज का भी अगर हम 1 घन सेंटीमीटर आयतन लें, 1 घन सेंटीमीटर आयतन में उसके द्रव्यमान की मात्रा लें, अर्थात सुई के भी 1 घन सेंटीमीटर आयतन में द्रव्यमान की मात्रा लें और एक तरफ जहाज के भी 1 घन सेंटीमीटर आयतन में द्रव्यमान की मात्रा लें, तो आप पाएंगे कि सुई में जो है वह मात्रा ज्यादा है और जहाज से बहुत ज्यादा है। इसलिए सुई की डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा हो जाती है और वह पानी में डूब जाता है और जहाज पानी पर तैरता है। तो मतलब यह है मित्र कि आपको समझना है सिर्फ इस बात को कि डेंसिटी कहते किसको हैं। अगर डेंसिटी को अच्छी तरह समझ लिए तो फिर आपको ये डूबने में, तैरने में, ये सब कितना भी क्वेश्चन पूछ दे, कहीं आप नहीं फंसेंगे। इस बात का दावा हमारा है, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट ही समझ में आ गई तो फंसने का कोई सवाल पैदा नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या देखना है, एकांक आयतन या इकाई आयतन। इकाई आयतन मतलब जिस लेवल पर हम, जैसे 2 मटेरियल की अगर हम डेंसिटी की बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम वाटर की बात करें और ऑयल की बात करें, तो 1 घन सेंटीमीटर वाटर भी लेंगे और 1 घन सेंटीमीटर ऑयल भी लेंगे। उसके बाद 1 घन सेंटीमीटर वाटर में देखेंगे कि द्रव्यमान कितनी है वाटर की, और 1 घन सेंटीमीटर ऑयल में भी देखेंगे कि उसमें द्रव्यमान कितनी है। तब आप पाएंगे कि वाटर में जो है वह द्रव्यमान ज्यादा होता है और ऑयल में कम होता है। इसलिए ऑयल की डेंसिटी कम होती है और वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है। तो दुनिया में जितने पदार्थ है सब में यही बात है कि एकांक आयतन में जो मटेरियल है, जो द्रव्यमान है मौजूद है, वह कितना है, वह जिसमें ज्यादा है उसकी डेंसिटी ज्यादा है, और एकांक आयतन में जिसमें द्रव्यमान जिस पदार्थ की कम है उसका डेंसिटी उतना ही कम है। तो वही कहा, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को, इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को हम घनत्व कहते हैं। कोई दिक्कत है? इकाई आयतन में अगर मान लें इस डब्बे की बात करें और हम इस मार्कर की बात करें, तो क्या हुआ, इस दोनों के डेंसिटी में बात करें तो आप देख के ही कहेंगे कि मार्कर की डेंसिटी ज्यादा होगी और यह जो कूट का गत्ता है इसका कम होगा। बोलिए क्यों? क्योंकि इस अगर गत्ते के एकांक आयतन को, अर्थात 1 घन सेंटीमीटर चौड़ा, 1 घन सेंटीमीटर लंबा और 1 घन सेंटीमीटर ऊंचा,
इसके मटेरियल को लें और इसमें द्रव्यमान की मात्रा देखें कूट में, और इसके अगर दी 1 घन सेंटीमीटर में द्रव्यमान की मात्रा देखें तो ऑब्वियसली बात है ये ठोस है और इसमें वेट ज्यादा है इसका, इसलिए द्रव्यमान की मात्रा इसमें ज्यादा होगी। अतः जो है इससे डेंसिटी इसकी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब बात कर लें एक लकड़ी के गट्ठर की, उतना ही आयतन उतना ही वॉल्यूम का एक लोहे के बक्से का, तो क्या होगा, लोहे का जो बना हुआ चीज है उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि लोहा का जो है अणु आपस में बहुत सटे सटे होते हैं, लकड़ी के अणु थोड़े हटे हटे होते हैं। तो जिसके अणु जितने हटे हटे होंगे उसकी वॉल्यूम तो ज्यादा होगी लेकिन डेंसिटी कम होगी, और जिसके अणु जितने क्लोज 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 होंगे उसका जो है वॉल्यूम तो उतना ही कम होगा लेकिन डेंसिटी उतना ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यह हम लोग देख रहे हैं डेंसिटी। तो इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान की मात्रा क्या है, घनत्व है। किसी भी पदार्थ के एकांक आयतन या फिर इकाई आयतन में जो द्रव्यमान की मात्रा है वह उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। ठीक है, किसी पदार्थ के इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान को उस पदार्थ का घनत्व कहते हैं। जहाज वगैरह जो बनाई जाती है, हमने बात की थी कि वो उसका जो बनावट होता है वो खोखला होता है और नीचे से जो पानी को हटाने का शेप उसका ऐसा होता है, इसलिए वो पानी पर तैरता है। तो अगर मान लीजिए कोई ऐसा चीज कितनों भी पानी को हटाने का उसमें जो है इल्म डाल दिया जाए कि ऐसे टाइप से नाव बना दी जाए, लेकिन फिर भी एक बात कहते हैं, अगर यदि इसका भार बहुत ज्यादा कर दिया जाए तो क्या ये नहीं डूबेगा, डूब जाएगा। तो उसमें कुछ जो है इसके होलो होने के रीजन से भी जहाज पानी पर तैरता है। तो ठीक है, ये बात हो गई कि सुई पानी में डूबता है और जहाज पानी पर तैरता है क्यों। ठीक, अब देखते हैं। तो इकाई आयतन में निहित द्रव्यमान की मात्रा घनत्व कहते हैं। अतः घनत्व किसी पदार्थ के घनेपन की माप है। घनत्व क्या है, किसी पदार्थ की घनेपन की माप है। घनेपन मतलब कोई कितना सघन है, कोई कितना विरल है। डेंस मीडियम और रेयर मीडियम भी पढ़े हैं आप लोग, सघन माध्यम और विरल माध्यम, तो वो उससे भी समझ सकते हैं कि, या सीधा शब्दों में समझें कि घनेपन को घनत्व कहते हैं। अब जिस चीज में जितना घनापन है उसका घनत्व उतना ज्यादा है, और जिसमें घनापन जितना कम है उसका डेंसिटी, उसका घनत्व उतना ही कम है। अगर आप इस गत्ते में और इसमें आपने यही ना देखा कि इसके मॉलिक्यूल जो हैं बहुत ज्यादा सटे सटे, बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसलिए मजबूत है। इसके बनस्पत इसके मॉलिक्यूल क्या है, थोड़े दूर दूर हैं, हटे हटे हैं, इसलिए इसका वॉल्यूम तो काफी है लेकिन डेंसिटी क्या है, इसकी अपेक्षा लो है, घनत्व कम है। और एक बात जान लीजिए, डेंसिटी में और वॉल्यूम में आपस में बनती नहीं है। अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घट जाएगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी घट जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं, क्या है यहां आप देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये फॉर्मूला देखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, ये फॉर्मूला ही अजूबा है कि अगर यहां पर आप आयतन को बढ़ाएंगे तो डेंसिटी डिक्रीज करेगी, और आयतन को बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, और अगर घनत्व को बढ़ा देंगे तो आयतन घटेगा। मतलब क्या, ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अर्थात जब आयतन बड़ा होगा तो घनत्व का मान कम होगा, और आयतन कम होगा तो घनत्व का मान ज्यादा होगा। तो यह हो गई डेंसिटी की फॉर्मूला, घनत्व और द्रव्यमान बटे आयतन। देखिए मित्र, मूल रूप से जो होता है ना, ये जो फॉर्मूला होता है यही डिफिनेशन है। हमसे अगर कहा जाए कि बच्चे को फॉर्मूला याद रखना चाहिए या डिफिनेशन, हम कहते हैं कि फॉर्मूला याद रखना चाहिए, क्योंकि डिफिनेशन कुछ नहीं है, वह फॉर्मूला ही है। अगर फॉर्मूला आपको ध्यान में है तो डिफिनेशन बन जाएगा, और डिफिनेशन है तो फॉर्मूला ही बन जाएगा। लेकिन फॉर्मूला से डिफिनेशन बनाना आसान है ना, और डिफिनेशन से फॉर्मूला बनाना थोड़ा सा कठिन है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि घनत्व और द्रव्यमान बटे आयतन, अर्थात डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम, डेंसिटी बराबर मास बाय वॉल्यूम होता है, या मास इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, यह भी ठीक है। द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, यह भी ठीक है। द्रव्यमान बराबर जो होता है आयतन गुना घनत्व होता है। यहां पर आप देखें, इसी से अगर आप यहीं से निकालें, ये दोनों फार्मूला तो एक ही है। यहां से अगर मास को निकालेंगे तो मास बराबर क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा, और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी बराबर मास, ठीक है, या फिर डेंसिटी। तो हमारे ख्याल से इसको याद रखिए, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, या द्रव्यमान बराबर आयतन गुना घनत्व, दोनों ही ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में अभी तुरंत रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घनत्व और द्रव्यमान बटे आयतन। और या फिर अगर डिफिनेशन पूछा जाए कि डेंसिटी की क्या फॉर्मूला है, तो एकांक आयतन में मौजूद द्रव्यमान की मात्रा को घनत्व कहते हैं। अब देखिए, घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, है ना। घनत्व का एसआई मात्रक क्या है मित्र, किलोग्राम प्रति घन मीटर।
ऑब्वियसली बात है। आप देखिए यहां पर अगर मास है तो मास का यूनिट क्या होगा, केजी होगा, किलोग्राम होगा, बटे यहां जब वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर क्यूब होता है। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर होना क्या गलत है इसमें, तो घनत्व का ऐसा मात्रा क्या हो गया, किलोग्राम प्रति घन मीटर। घनत्व का ऐसा मात्रा किलोग्राम प्रति घन मीटर, एकदम याद कर लीजिए। घनत्व का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर। क्योंकि द्रव्यमान होगा तो द्रव्यमान को हम लोग केजी में मापेंगे और आयतन को हम लोग मीटर क्यूब में मापेंगे। तो किलोग्राम प्रति घन मीटर, यही हो गया यहां पर, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रा क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। अब देखिए एक बात है, एक क्वेश्चन था कि अगर यदि कोई पदार्थ है, मान लीजिए ये मार्कर मेरे हाथ में है, इसको अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका क्या नहीं बदलेगा, इसको अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका क्या नहीं बदलेगा और क्या बदलेगा। अगर हम इसको चंद्रमा पर ले जाएं तो ये अगर पृथ्वी पर 6 केजी का है तो वहां कितना होगा, 1/6 हो जाएगा, अर्थात 1 केजी का होगा। ये तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं, वो तो उसका क्या बदल गया, भार बदल गया, वेट बदल गया, है ना, अर्थात ग्रेविटेशन जो लगता था mg बदल गया। m नहीं बदला है, mg बदला है। अर्थात क्या कि कोई भी चीज को अगर हम चांद पर ले जाएं, कहीं किसी ग्रह में ले जाएं, उसका द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, नेवर चेंज, मास नेवर चेंज, द्रव्यमान नहीं बदलता है और साथ ही साथ इसकी डेंसिटी भी नहीं बदलती है, इसका घनत्व भी नहीं बदलता है। आप चांद, डेंसिटी भी नो चेंज, डेंसिटी और जो मास है, द्रव्यमान और घनत्व, कहीं पर ले जाएं, कहीं किसी ग्रह पर, किसी पिंड पर कहीं ले जाइए, किसी पदार्थ का ना तो घनत्व बदलता है और ना तो उसका कभी भी द्रव्यमान बदलता है। अर्थात डेंसिटी और मास नेवर चेंज, कहीं भी लेके जाइए कुछ नहीं होगा, जो मास है। अब देखिए मास किसको कहते हैं, किसी पदार्थ में द्रव की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। अब द्रव की मात्रा को ग्रेविटेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो जितना जिसमें लगा है मटेरियल वह उतना ही रहेगा, चाहे उसको कहीं पर ले जाइए। और डेंसिटी क्या है, डेंसिटी इसके अणुओं का, डेंसिटी किसी पदार्थ की डेंसिटी क्या है, एकांक आयतन में उसके अणुओं के क्लोजनेस का, उसके एकांक आयतन में उसके द्रव्यमान की मात्रा है। तो जब द्रव्यमान नहीं बदलेगा तो द्रव्यमान की मात्रा एकांक आयतन में कहां बदलेगी, वह भी नहीं बदलेगी। अर्थात कहीं भी लेकर जाइए, सूर्य पर, चांद पर, जहां लेकर जाना है वहां क्या होगा, किसी पदार्थ की ना तो द्रव्यमान बदलेगी ना तो उसकी घनत्व बदलेगी। अर्थात मास और डेंसिटी नेवर चेंज। आगे देखते हैं, घनत्व ज्यादा होगा तो एरिया कम होगा, सही बात है, और एरिया ज्यादा तो घनत्व कम। देखिए एरिया को या वॉल्यूम को यहां एक ही सेंस में भी लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एरिया ज्यादा होने से डेंसिटी कम होती है और एरिया कम होने से डेंसिटी ज्यादा होती है। तो यह थी एक बात। और देखिए सीधा बात समझने वाला जो है, घनापन ज्यादा होगा तो घनत्व कहेंगे, जिस चीज में जितना ज्यादा घनापन है उसका उतना ज्यादा घनत्व है। हम एक एग्जांपल के लिए आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमारे पास एक चालनी है जिसमें हम लोग आटा चालते हैं, और ये एक जो है एक डलिया है जिसमें हम लोग हरी सब्जी वगैरह रखते हैं। इसमें आप देखिए कौन किसकी डेंसिटी ज्यादा है, इस जाली को देखिए, और इसका जो ये वाला जाली है इसमें भी बनी हुई है, इस जाली को देखिए। देखिए ये जाली कितनी बड़ी बड़ी है, आपको दिखता होगा, इसमें छोटा छोटा छिद्र, कितना बड़ा बड़ा छिद्र है। और इसको देखिए, इसमें क्या है, कितना घना है। तो ये घना है, अर्थात घनापन ज्यादा है, इसकी डेंसिटी ज्यादा है। लेकिन अगर इस तरह से बात करें मटेरियल से कि दोनों में किसकी अलग बात होगी, लेकिन अगर हम इस जाली की बात करें, इसकी जाली की और इसकी जाली की, तो इसकी बनिस्पत इसमें घना ज्यादा है, अर्थात यह जो है ज्यादा घन है, घनापन ज्यादा है इसमें। ठीक, चलिए अब देखते हैं। घनत्व ज्यादा होगा तो एरिया कम होगी, एरिया ज्यादा होगा तो घनत्व कम होगा। एरिया को और वॉल्यूम को सेम ही लेना है इसमें, उसमें क्या होगी, दोनों ही चीज में सेम असर पड़ता है। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी, वॉल्यूम कम होगा डेंसिटी ज्यादा होगी। यहां पर एक फिगर आप देख रहे होंगे, यह जो है मान लीजिए इसका नाम हम ए रख देते हैं। फिगर ए को देखिए आप गौर से, इसमें क्या है, यहाँ 4 कलर है, एक यहाँ पर जो है ब्लैक है, एक रेड है, एक ब्लू है और एक ग्रीन है। यह चारों कलर में हम सिर्फ इसको जो बनाए हैं सिर्फ इसलिए कि इसमें 4 प्रकार का लिक्विड डाला गया है। यह मान लीजिए एक हमारा कोई शीशे का पाइप है, इसमें 4 प्रकार के लिक्विड को डाले हैं। तो जो सबसे नीचे है इसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसके बाद जो इसके ऊपर है उसकी डेंसिटी थोड़ा सा इससे कम है, और ब्लू की थोड़ा सा कम है, और रेड की, ग्रीन की और भी कम है। मतलब अगर डेंसिटी की बात करें तो जो ब्लैक है इसकी डेंसिटी ज्यादा है रेड से, रेड की डेंसिटी ज्यादा है ब्लू से, और ब्लू की डेंसिटी ज्यादा है ग्रीन से। यह मान लीजिए रेड, ब्लैक, रेड, ब्लू और ग्रीन, ये चारों जो है कलर नहीं है। यह समझिए कि यह एक शीशे के पात्र में ऐसे कोई
ट्रांसपेरेंट पात्र है जिसमें कि रखा गया है, अलग अलग मटेरियल है। मान लीजिए कोई पारा है, ये लोहा है, ये वाटर है और ये ऑयल है, ये चारों है। तो चारों में जो पारा होगा, ब्लैक कलर को अगर हम पारा मानते हैं, इसकी घनत्व ज्यादा होती है लोहे से, तो ये नीचे रहेगी। इसके बाद जो है आयरन होगा, लोहा होगा, इसके बाद आपका ब्लू कलर का जो वाटर है, और वाटर के बाद जो है आपका ऑयल होगा। कहना हम ये चाह रहे हैं कि जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वह नीचे होगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वह ऊपर में तैरेगी, और जिस प्रकार कम होते जाएगी उस प्रकार वह तैरते जाएगी। अगर यह पारा है तो पारा का डेंसिटी ज्यादा है लोहे से, तो मान लीजिए इसको हम अगर Hg लिख देते हैं मित्र, तो आपको समझने में कुछ आसानी होगी। ये Hg है, ये आयरन है Fe फेरस मान लीजिए, और ये जो है ये वाटर है, मान लीजिए आपको हम इसको H2O लिख देते हैं, वाटर है, और यह जो है ऊपर पे यह आपका ऑयल है। तो यह चारों क्रम है, मतलब पारा जो है जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वह सबसे नीचे जाके बैठ जाएगा, और फेरस जो लोहा है वह उसके ऊपर। लोहा मतलब मान लीजिए कि लोहा का कोई लिक्विड फॉर्म है जो इसमें डाल दिया गया है, तो वह मान लीजिए इस प्रकार जो है इस पर रहेगा, और जो उसके बाद जल है, और जल के बाद क्या है, ऑयल है। तो अगर इस प्रकार रखेंगे तो सब कहने का मतलब यह है कि जिसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी वह उतना ही नीचे बैठेगा, और उसके बाद जो है डेंसिटी कम होती जाएगी, तो वो जो सबसे कम जिसकी डेंसिटी होगी वो सबसे ऊपर पर होगी। तो इसलिए यह फिगर बनाया गया था। अब देखिए, अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि यह बताइए निम्नलिखित में से किसकी डेंसिटी ज्यादा है। कंपैरिजन कर देता है किसकी डेंसिटी ज्यादा है और किसकी डेंसिटी कम है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहला एग्जांपल है जल और बर्फ का। तो आप बताइए जल और बर्फ में किसकी डेंसिटी ज्यादा है, जल की या बर्फ की। बहुत को ऐसा लगता है कि बर्फ ठोस होता है, ठोस होता है मतलब मजबूत होता है, और पानी तो पानी है। लेकिन आप मिस्टेक कर रहे हैं। अगर यदि आप एकांक आयतन में बर्फ की मात्रा को लेंगे और एकांक आयतन में जल की मात्रा को लेंगे, तो एकांक आयतन में जल की मात्रा का द्रव्यमान ज्यादा होगा बनिस्पत बर्फ के। अर्थात अगर 1 घन सेंटीमीटर कोई पात्र लेकर के उसमें हम जल को ले लें, और 1 घन सेंटीमीटर कोई पात्र लेकर उसमें बर्फ का टुकड़ा ले लें, तो आप यह बात पाएंगे कि जो पानी है उसका द्रव्यमान ज्यादा है। किसकी अपेक्षा, तो बर्फ की अपेक्षा। और ऐसे भी आप देखें तो बर्फ जो है, बर्फ में जो बर्फ की जो बनावट होती है उसके अंदर कुछ समा सकता है। अर्थात क्या, उसके 2 अणुओं के बीच में कुछ गैप होता है। लेकिन लिक्विड में ऐसी बात नहीं है। बर्फ के अंदर हो सकता है कोई जो चींटी वगैरह होती है वो अपना जगह भी बना ले, लेकिन पानी में जगह बनाना आसान नहीं है, क्योंकि पानी के जो अणु हैं वो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत क्लोज हैं, उसमें अंदर नहीं जाया सकता। इसलिए पानी की डेंसिटी ज्यादा है किसकी अपेक्षा, बर्फ की अपेक्षा। तो यह ध्यान रखना है कि जल का घनत्व जो है बर्फ से ज्यादा होता है, और बर्फ की डेंसिटी कम होती है। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वह तैरेगी, जिसकी डेंसिटी होगी वह नीचे होगी। तो बर्फ और अब जल में, अगर आप जल के गिलास में आप बर्फ को डालेंगे तो बर्फ का टुकड़ा क्या होता है, पानी के ऊपर तैरता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम होती है। अगला आगे है दूध और मलाई। दूध और मलाई में ये बताइए कि किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है और किसकी कम होती है। तो आप देखने में लग रहा है कि मलाई की डेंसिटी ज्यादा होगी, लेकिन नहीं, डेंसिटी दूध की ज्यादा होती है। बस वही वाली बात है, जल और बर्फ टाइप से ही बात है कि मलाई जो होती है, मलाई में थोड़ा लिक्विड आपका जो है ऑयल टाइप चीज है, इसलिए इसकी डेंसिटी कम होती है। और दूध की, अगर आप एक घन सेंटीमीटर दूध लें और 1 घन सेंटीमीटर आयतन में मलाई लें, तो दूध का जो है द्रव्यमान ज्यादा पड़ जाएगा किसकी तुलना में, मलाई की तुलना में। इसलिए इसमें तो सब डेंसिटी किसकी ज्यादा हो गई, जल की। दूध और मलाई में किसकी ज्यादा होगी, दूध की डेंसिटी ज्यादा होगी। और फिर यहां है दूध और क्रीम। दूध और क्रीम में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तो वही बात है, दूध और क्रीम में दूध की डेंसिटी ज्यादा होगी। इसमें भी दूध की, इसमें जल की ज्यादा होगी। तो दूध की डेंसिटी ज्यादा होगी और क्रीम की डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अर्थात दूध के गिलास में क्रीम को डालेंगे तो क्रीम क्या होगा, दूध के ऊपर तैर जाएगा। एक बात यह है, और एक बात और भी है, जिसकी डेंसिटी कम है उसको अगर, है ना, उस दूसरे लिक्विड में जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसमें मिला दें तो क्या करेगा, उसकी डेंसिटी को भी घटा देगा। अर्थात अगर दूध में मलाई को मिक्स कर दें, उसके बाद क्या होगी, जो दूध की ओरिजिनल डेंसिटी थी उसकी अपेक्षा मलाई मिले हुए दूध की डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। क्योंकि मलाई का डेंसिटी कम है, और यह जब उसमें घुल जाएगा दूध में जाकर के, तो वो क्या करेगा, उस दूध की भी डेंसिटी को घटा देगा। तो इसमें 2 बात याद रखना है, एक तो डेंसिटी कम किसकी है, दूध और मलाई में, मलाई की। दूसरी बात, जिसकी डेंसिटी कम है उसको जो मिक्स करेंगे जिसमें, उसका जो डेंसिटी होगा एक्चुअल उसकी अपेक्षा कम हो जाएगा। अर्थात
दूध में अगर मलाई मिलाएंगे तो दूध में मलाई घुलने के बाद मलाई मिले हुए दूध की डेंसिटी कम हो जाएगी, किसकी अपेक्षा? एक्चुअल दूध की अपेक्षा, जो रियल मिल्क था उसकी अपेक्षा वो कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों बात ध्यान रखना है। दूध में, क्रीम में भी यही बात होती है। अब है लकड़ी और लोहा। तो लकड़ी और लोहा में एक ही सेम आयतन, सेम वॉल्यूम का अगर लकड़ी को ले लें और सेम वॉल्यूम को के लोहा को ले लें तो क्या होगी? लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी। जानते ही हैं, क्योंकि इसके अणु क्या होते हैं? काफी क्लोज होते हैं और लकड़ी के अणु थोड़ा दूर दूर होते हैं। तो किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी। अब है यहां पर पारा और जल। पारा जानते हैं ना, पारा एक मेटल है ना। कमरे के तापमान पर पाया जाने वाला एक ये क्या है? धातु है। पारा एक मेटल है। तो पारा और जल में किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? पारा की ज्यादा होगी और जल की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी। तो इसमें किसका ज्यादा हो गया? पारा की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, और जल की डेंसिटी कम होगी। अर्थात 1 घन सेंटीमीटर में अगर पारा लें उसका द्रव्यमान निकालें और 1 घन सेंटीमीटर में जल लें उसका द्रव्यमान लें तो किसकी द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगी? पारा की। आगे देखते हैं, यहां पर है तेल और जल, ऑयल और वाटर। इसमें अगर बात करें किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसमें जल की डेंसिटी ज्यादा होगी और ऑयल की डेंसिटी कम होगी। अर्थात पानी का घनत्व ज्यादा होता है किसकी अपेक्षा? तेल की अपेक्षा। इसलिए तेल क्या होता है? पानी पर तैरता है। तो यह बात आपको ध्यान रखना है कि लिक्विड को अगर 1 घन सेंटीमीटर के पात्र में हम तेल का आयतन लेंगे और 1 घन सेंटीमीटर जो जल का आयतन होगा वह तेल के आयतन से ज्यादा होगा। आगे देखते हैं, यहां पर एक है जहाज और सागर, दोनों की डेंसिटी। इसमें जहाज सागर में तैरता है तो डेंसिटी ज्यादा किसकी होगी? सागर की ज्यादा होगी। और जहाज की डेंसिटी क्या होगी? कम होगी, क्योंकि जहाज जो है उसको ऐसा बनाया जाता है कि उसकी डेंसिटी जो है सागर से कम हो। अब है अंडा और नमक का घोल। देखें, ये अंडा है और नमक का घोल। एग और जो है साल्ट सॉल्यूशन को देखें, दोनों में क्या होगा? अंडा का डेंसिटी जो है वह कम होगा और नमक के घोल का डेंसिटी ज्यादा होता है। आप देखेंगे, एक और एग्जांपल देख लेते हैं तब इसे बात करेंगे। पानी और अंडा की बात करें तो इसमें किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है? अंडे की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब पानी में नमक घोल देते हैं तो वह क्या होता है? नमक के घोल का डेंसिटी ज्यादा हो जाता है। यहां पर एक बात समझने वाला है, जब आप अंडा खरीद के लाएंगे और उसको अगर पानी में डालेंगे तो वह पानी में डूब जाता है। क्यों? क्योंकि अंडा का डेंसिटी जो है वह ज्यादा होता है। पानी की बनिस्पत जो है अंडा की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर यदि उस पानी में आप नमक घोल दें, जिस अनुपात में घोलिएगा उस अनुपात में अंडा ऊपर चला जाएगा। तो नमक का जो घोल होता है उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाती है और इसलिए क्या होती है? अंडा उसके ऊपर तैरने लगती है। इसलिए बॉयल जब करते हैं हम लोग तो थोड़ा सा पानी में नमक डाल देते हैं और नमक डाल करके तब उसमें अंडा डाल के तब बॉयल करते हैं। उससे क्या होता है? अंडा फटने के चांस कम होता है और वो जो है अच्छे से बॉयल होता है, घुल घुल ऐसे से घूमेगा, पानी के घोल के अंदर जो है वो राउंड करने लगता है। और अगर यदि सीधा पानी में लाके अंडा देंगे तो वह तली में जाके बैठ जाता है। उससे क्या होता है? बार बार ऐसे अंडा जो है जमीन को छोड़ेगा, उठेगा, गिरेगा, ऐसे होता है। तो अंडा और तो यहाँ पर इसमें जो है समझने वाली बात यह है कि अगर पानी और अंडा में बात करें किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है तो मित्र अंडे की डेंसिटी ज्यादा होती है और यह पानी में डूब जाता है। लेकिन अंडा और नमक के घोल की जब बात करें, अर्थात नमक का घोल अर्थात पानी में नमक का घोल, मतलब नमक का घोल मतलब पानी में नमक का घोल, तो पानी में नमक का घोल की बात करें तो यह अंडा को पिछाड़ देता है और इसकी डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा हो जाती है। अर्थात नमक के घोल की डेंसिटी ज्यादा हो जाती है अंडे की डेंसिटी से। तो अगर अगली बार से बॉयल करना है तो नमक के घोल में ही अंडा डालना है, उससे क्या होगा? बॉयल अच्छी तरह से होगा। एक पॉइंट यहां था, डेंसिटी इज है ना डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। डेंसिटी इज देख पा रहे होंगे, डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अर्थात जब डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो एरिया डिक्रीज करेगा। मतलब जब एरिया को बढ़ाएंगे डेंसिटी घटेगा। स्वाभाविक बात है, एरिया बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा या डेंसिटी घटेगा तो एरिया बढ़ेगा। तो डेंसिटी अगर इंक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज हो जाएगा या एरिया इंक्रीज करेंगे डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। वही लिखा हुआ है, डेंसिटी इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो यह हो गया, हम लोगों ने देखा किसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, किसकी डेंसिटी कम होती है। तो यह अगर एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो जरूर ही सॉल्व कर देंगे आप। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, क्या था? सेम एरिया में जो ज्यादा, देखिए क्या लिखा है, सेम एरिया में जो ज्यादा भारी होगा उसका घनत्व भी ज्यादा होगा।
अब देखिए सेम वॉल्यूम क्या चीज है, मान लीजिए ये दोनों मार्कर दोनों सेम ही है, सेम साइज का। अगर एक को हम लोहा का बना दें, एक को लकड़ी का बना दें, तो शेप बराबर होने से क्या फर्क पड़ता है? सेम, दोनों का वॉल्यूम दोनों का सेम ही रहेगा, वॉल्यूम शेप साइज सेम रहेगा, लेकिन एक लोहे का होगा और एक लकड़ी का होगा, तो इसमें जो लोहे का जो है, इसमें जो अणु का जो आपस में सजावट होगा वह बहुत सघन होता है, इसलिए बहुत मजबूत होता है, जिसका भार ज्यादा होगा। तो वही कह रहा है सेम आयतन होने पर भी जिसका भार ज्यादा होगा उसका घनत्व ज्यादा होगा। देखिए सेम एरिया में जो ज्यादा भारी होगा, अर्थात वेट जिसका ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी भी ज्यादा होगी, उसकी घनत्व भी क्या होगी? ज्यादा होगी। सेम एरिया होने पर स्वाभाविक बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जगह मिल गया, घनत्व। देखिए एक बात जानिए, घनत्व में क्या होता है, जिसमें कि अब कुछ जो आपस की जो बनावट होती है, जिसमें जरा भी स्पेस है उसकी बनावट में, उसकी डेंसिटी घट जाएगी, और जहां पर स्पेस नहीं है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। अगर ऑयल और वाटर की बात करें तो कहीं ना कहीं ऑयल के मॉलिक्यूल में ऐसा है कि वो थोड़े दूर दूर हटे हटे जरूर हैं, इसलिए उसकी डेंसिटी वाटर से कम होती है। उसके अपने साथ वाटर के जो मॉलिक्यूल हैं वो बहुत काफ़ी ही सटे सटे हैं, इसलिए इसकी डेंसिटी उसकी अपेक्षा, ऑयल की अपेक्षा ज़्यादा है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या है। दूध में मलाई मिलाने पर दूध का घनत्व घट जाता है। स्वाभाविक बात है, अभी हमने कहा कि दूध में आप कोई भी लिक्विड पदार्थ मिक्स कर देंगे तो क्या होगा? उसकी डेंसिटी घट जाएगी। एक क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था, दूध से अगर हम छाली को निकाल लें, उसके क्रीम को निकाल लें, तो दूध का घनत्व बढ़ता है कि घटता है? सब विद्यार्थी हम लोग सोचते थे पहले कि जब भी दूध से अगर उसके क्रीम को निकाल लें तो दूध की जो डेंसिटी है वह घट जाएगी। सरासर गलत है कि जब दूध से उसके क्रीम को निकाल लेंगे तो क्या होगी? उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, अर्थात उसके अणुओं का जो संरचना होता है वह और भी करीब हो जाता है, और क्या होती है? उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो किसी भी लिक्विड से या दूध से ही बात कर लें कि अगर उसके मक्खन को उससे उसकी छाली को निकाल लें, उससे उसकी क्रीम को निकाल लें, तो क्या होती है? उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। जबकि हमको समझ में आता है कि जब दूध से छाली निकल गया तो कम होना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। दूध से जब क्रीम निकाल लेते हैं तो उसकी डेंसिटी और बढ़ जाती है। ठीक है, दूध का घनत्व घट जाता है। क्या कह रहा है? दूध में मलाई मिलाने पर, दूध में अगर मलाई को मिक्स कर दें, दूध में मलाई मिलाने पर दूध का घनत्व घट जाता है तथा मलाई दूध के ऊपर तैरने लगती है। यह तो आप जानते ही हैं कि मलाई जो है दूध की अपेक्षा जो है उसकी डेंसिटी कम होती है, तो वह उसके ऊपर तैरती है। तो यहाँ पर दो बात है, एक तो तैरेगी और दूसरी बात क्या है? दूध में मिला देंगे उसका घनत्व भी कम कर देगी। और अगर दूध से उसको निकाल लेंगे किसी तरह तो क्या होगी? दूध की डेंसिटी बढ़ जाएगी। शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर की रीडिंग कम होनी चाहिए। वाह, बहुत अच्छा बात बोला। शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर की रीडिंग कम होनी चाहिए। देखिए मित्र, होता क्या है, लैक्टोमीटर कुछ है नहीं, उससे हम लोग लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापते हैं कि दूध कितना शुद्ध है। लैक्टोमीटर को जब उसमें दूध में डुबाया जाता है तो अगर उसमें पानी मिक्स किया गया है, दूध में अगर पानी मिक्स किया गया है तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। दूध में पानी मिला देंगे उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और दूध में अगर क्रीम मिला देंगे तो उसकी डेंसिटी घट जाएगी। अर्थात दूध में अगर पहले से क्रीम है तो वह क्या है? पानी की अपेक्षा इसकी डेंसिटी कम है, क्रीम मिले हुए दूध की। देखिए अब जब हम दूध देने जाते हैं वहां पर जो दूध लेता है वो लैक्टोमीटर डालता है। लैक्टोमीटर डाल के एक रीडिंग होती है, जैसे गाय के दूध की 30 है लगभग, तो अगर उतना नहीं पुर रहा है, 30 से अगर ज्यादा हो रहा है या उससे कम हो रहा है, तो यहां अगर डेंसिटी कम शो कर रही है, ठीक है, इसका मतलब दूध प्योर है, उससे मक्खन निकाला नहीं गया है। लेकिन अगर डेंसिटी ज्यादा शो कर रही है, इसका मतलब उसमें कुछ पानी मिलाया गया है। तो यह जो एक गाय के जो दूध की एक लेवल होती है, एक एवरेज रीडिंग होती है जिस पर कि उसको सही मापा जाता है। लेकिन अगर उससे डेंसिटी ज्यादा आ रहा है, डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या हो गया? दूध में कुछ ना कुछ मिक्स किया गया है, पानी। और अगर डेंसिटी घट गई, इसका मतलब उसमें क्रीम ज्यादा है और वो दूध अच्छा है। इसलिए जो आजकल डेयरी वाला क्या करता है कि जो पैसा देता है वो क्रीम से देता है कि दूध की डेंसिटी जिसकी इतनी कम होती है वह उतना प्योर होता है। तो सब गाय भैंस की अलग अलग होती है,
खिलाने पर भी अलग अलग होता है। इससे क्या होता है, जो क्रीम वाला दूध होता है उसकी डेंसिटी उतना ही कम होती है और वह उतना ही शुद्ध माना जाता है। तो क्या कहा, शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर की रीडिंग कम होनी चाहिए, है ना। शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर की रीडिंग कम होनी चाहिए। अगर रीडिंग कम है इसका मतलब दूध शुद्ध है, और ज्यादा कम है इसका मतलब दूध में क्रीम की मात्रा बहुत ज्यादा है, और जब दूध में क्रीम की मात्रा बहुत ज्यादा होगी तो उसकी डेंसिटी बहुत कम होगी। और अगर दूध में हम पानी मिला दिए तो डेंसिटी उसकी बढ़ जाएगी, और अगर डेंसिटी बढ़ गई, लैक्टोमीटर में अगर रीडिंग में डेंसिटी बढ़ गई, इसका मतलब क्या है, दूध में गड़बड़ है। तो लैक्टोमीटर क्या करता है, सिर्फ जो है दूध के डेंसिटी को मापता है, लिक्विड के डेंसिटी को मापता है। दूध कितना, अगर डेंसिटी बढ़ा है तो इसका मतलब पानी मिलाया है, और अगर जो एवरेज लेवल है उससे भी कम आ रहा है इसका मतलब दूध और भी ज्यादा प्योर है। मतलब क्या, कि उसमें लिक्विड में जो है क्रीम की मात्रा ज्यादा है। वही कह रहा है, शुद्ध दूध के लिए लैक्टोमीटर की रीडिंग कम होनी चाहिए। तो लैक्टोमीटर की रीडिंग अगर ज्यादा आ गई तो क्या होगी, इसका मतलब उसमें जो है कुछ ना कुछ मिक्सिंग किया गया है। और अगर लैक्टोमीटर की रीडिंग कम आई इसका मतलब वो क्या है, सही है, दूध में कुछ मिलाया नहीं गया है। आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा घनत्व ब्रेन या सर का होता है। बहुत अच्छी बात है। मनुष्य के शरीर में मनुष्य के अंगों में सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, सर की होती है या उसके ब्रेन की होती है। इसलिए जो है कहा जाता है कि तैराक जो पानी में तैरता है तो अपना सर ऊपर क्यों उठा लेता है। एक तो हम लोगों को यह लगता है कि वो ऊपर इसलिए उठाता होगा क्योंकि वह नाक से पानी ना खींच ले, नहीं तो मर जाएगा। लेकिन हकीकत बात ये नहीं है। बात वो कुछ लोग ऐसे हैं जो पानी को अंदर, सर अंदर करके भी तैर लेते हैं। तो यहाँ एक मेन बात क्या है कि इस आदमी का जो शरीर है, जो सर है, शरीर में जो सर है इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस जगह से ऊपर की डेंसिटी ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होता है कि उसके अगर सर को नीचे करेगा तो उसको डूबने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है ना, डूबने का चांस ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए सर को ऊपर रख करके जो तैरता है तो सर को ऊपर करके तब ऐसे तैरता है। इससे क्या होती है, सर को ऊपर करने से क्या होती है, उसके डूबने की चांस कम होती है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा किसका है, तो सर का। ये जो सर है इसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा घनत्व ब्रेन या सर की होती है। एक घटना है कि कहा जाता है कि जब भी आदमी डूबता है तो उसका सर नीचे हो जाता है और पैर ऊपर हो जाता है। तो सर नीचे और पैर ऊपर, अगर इस अवस्था, डूबने का जो सही स्टाइल है यही है। जब भी आदमी कहीं जाता है तो आप देखेंगे डूबेगा तो पहले जो डेंसिटी ज़्यादा होती है इसलिए सर क्या होता है, नीचे चला जाता है और नीचे जाकर के डूब जाता है। फिर बहुत देर तक रहने के बाद जो है पानी उनी फूक के पूरा टंच रहता है, तब फिर क्या होती है, तैरने लगता है। तो ये क्या है, आदमी के सर की डेंसिटी ज़्यादा होती है, इसलिए जब भी वह डूबता है तो सर के बल ही डूबता है, सर नीचे हो जाती है और पैर ऊपर हो जाता है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे ज़्यादा घनत्व ब्रेन या सर का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं, लाश या शव पानी पर क्यों तैरती है। देखिए अब यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन है कि आदमी डूब जाता है और लाश क्यों तैरता है। लाश आप जब शव को डुबा देंगे तो जिसमें डुबाते हैं उसमें तो डूब जाती है, या 2-3 घंटे बाद जो है वह तैरने लगती है। इसके पीछे रीजन ये दिखाया जाता है कि वह जो शरीर में जितना भी छिद्र है, यहाँ तक कि त्वचा में, नाक, मुंह, जितना भी जगह है, सब पानी से फुल हो जाता है। पानी से भरने के बाद क्या होता है, उस पानी की डेंसिटी और जो आदमी में पानी डालने के बाद जो आदमी की डेंसिटी होती है दोनों इक्वल हो जाती है। इसलिए वो क्या होता है, पानी पर तैरने लगता है। लेकिन जब हम डूबते हैं उस समय क्या होती है, हमारी डेंसिटी पानी से ज़्यादा होती है। इसलिए क्या होती है, जब डूबते हैं तो हम लोग नीचे, सर के बल नीचे चले जाते हैं। लेकिन जब जाने के बाद मान लीजिए आदमी की डेथ होती है डूबकर, फिर क्या होता है, वो पानी इतना ज़्यादा पी लिया होता है उसके पूरे शरीर के हर पार्ट में, फेफड़ा, नाक, जो कुछ भी बोले, कान, आँख, पेट, सब जगह इतना पानी हो जाता है कि वह पानी का जो डेंसिटी है और जो डूबे हुए जो आदमी के अंदर पानी चला गया उसकी डेंसिटी उसमें जो होती है, पानी पिए हुए आदमी की और जो उसकी, दोनों की डेंसिटी क्या होती है, इक्वल हो जाती है। इसलिए लाश जो है पानी पर तैरती है। तो ये क्वेश्चन था कि लाश या शव पानी पर क्यों तैरती है। आगे देखते हैं, ठंडे के दिनों में, है ना, विंटर में, ठंडे के दिनों में पानी से भरा पाइप फट जाता है, क्यों। ठंडे के दिन में पानी से भरा हुआ पाइप, मान लीजिए ये कोई पाइप है और इसमें जो है पानी डाला हुआ है, तो ठंडे के दिन में क्या होता है, ये पानी का पाइप जो है अपने आप फट जाता है, क्यों। देखिए क्या होता है, एक तो ये इधर से भी लॉक है और ये यहाँ से भी लॉक है, पानी पूरा भरा हुआ है, जरा भी जगह कहीं खाली है नहीं। तो जब पानी फिर जो इसके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट जब पड़ता है, जब इस पर वातावरण के टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है तो ये क्या होता है,
पानी बर्फ बन जाती है। और पानी जब बर्फ बनती है तो आप जानते हैं कि बर्फ बनने के बाद उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका आयतन बढ़ता है, वो फैलती है। जैसे ही फैलेगी और फैलने के लिए दोनों साइड लॉक है तो कहीं जगह मिलता नहीं है, वो क्या करता है, इस पाइप को क्रैक कर देता है, अर्थात ये पाइप जो है ऐसे फट जाती है, कहीं ना कहीं से पाइप ऐसे फट जाती है। और सुबह हम लोग जब देखते हैं तो लगता है कि अरे पाइप कैसे फट गया, तो उसका रीजन क्या है कि पाइप में जब पानी पूरी तरह से बंद होती है और जब उस पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठंडा टेम्परेचर पड़ता है, तो पानी बर्फ बन जाती है और जमने के साथ बर्फ का आयतन बढ़ता है, अर्थात वो फैलती है और फैलने के क्रम में वह पाइप पर जोर लगाती है और क्या करती है, पाइप को कहीं ना कहीं से क्रैक कर देती है। तो यह भी समझ में आ गया, ठंडे के दिनों में पानी से भरा पाइप फट जाता है, क्यों? तो इसका भी रीजन जो है बर्फ का जमना है, बर्फ जमता है, वो फैलता है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आगे देखते हैं। जल का घनत्व, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर तथा 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आने पर घनत्व कम होता है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो भी घनत्व बढ़ेगा और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएंगे तो घनत्व घटेगा। देखिए इसको हम लोग समझते हैं कि किस प्रकार है। ये कह रहा है कि जल का जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर डेंसिटी ज़्यादा होती है। और एक बात आप जान लीजिए कि डेंसिटी है और वॉल्यूम है, दोनों है एक दूसरे का उल्टा, अर्थात एक दूसरे का विपरीत। अगर डेंसिटी बढ़ेगा मित्र तो वॉल्यूम घट जाएगी और अगर वॉल्यूम घटेगी तो डेंसिटी बढ़ेगी। यह तो आपने डेंसिटी के फॉर्मूला में ही देख लिया कि क्या होता है, डेंसिटी बराबर है ना घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन अर्थात मास बटे वॉल्यूम होता है। उसी से अगर आप समझ सकते हैं तो यहाँ पर देखिए एक बात है कि जब भी जल को हम दिखाते हैं वह क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो है बढ़ता है, फिर 4 के बाद वो घटता है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या था, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। मान लीजिए यह जो है एक फिगर है ऐसा, यह यहां पर हम 0 डिग्री सेल्सियस को दिखाते हैं। ये थोड़ा सूखेगा ना, उसके बाद होगा, है ना। जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर और 4 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाने पर तथा 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे आने पर घनत्व कम हो जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाएंगे तो भी डेंसिटी घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आएंगे तो भी डेंसिटी घटेगा, लेकिन सबसे ज्यादा डेंसिटी कितना पर होगी, 4 डिग्री पर। अब एक बात समझिए, अगर 4 डिग्री पर डेंसिटी ज्यादा है तो 4 डिग्री पर वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। वॉल्यूम डेंसिटी के अपोजिट होता है, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगी और वॉल्यूम घटेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। तो अगर यह आपको इसी के साथ ध्यान रखना है कि अगर डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा हो रहा है तो यहीं पर समझ लीजिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पर यह मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ मान लीजिए 50 डिग्री सेल्सियस है। अब जब 0 से हम चलना शुरू करेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस चलना शुरू करेंगे तो यह जो टेम्परेचर बढ़ते 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 जो है 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगी। कहाँ तक आएगी, 4 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगी। और फिर क्या होगा यहाँ पर मित्र, 4 से जब आगे बढ़ेंगे 50 की तरफ, ये बढ़ेगा 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 तो क्या होगा, डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पर हो जाएगी, इस पॉइंट पर जो है मैक्सिमम डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी सबसे ज़्यादा होता है। और देखिए जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होता है वहीं पर क्या हो जाएगी, वॉल्यूम। डेंसिटी जहाँ पर मैक्सिमम होगी, वॉल्यूम वहाँ पर मिनिमम होगी। अब देखिए जैसे इसको हमने वॉल्यूम के लिए बनाया, ये जो है वॉल्यूम ऑफ वाटर दिखाएगी और ये डेंसिटी ऑफ वाटर है, समझें इसको। अगर यहाँ पर 0 डिग्री है, 0 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ पर 50 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जब यहाँ से डिक्रीज, यहाँ 0 से होगा, होते होते जब यहाँ 4 डिग्री सेल्सियस पर आएगी तो यहाँ पर आकर के क्या होगा, वॉल्यूम आपका न्यूनतम हो जाएगी, यहाँ पर न्यूनतम होगी। फिर जब इससे आप आगे चलेंगे तो वो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो लेकिन न्यूनतम जो वॉल्यूम होगी वो 4 डिग्री सेल्सियस होगी। तो क्या कह रहा है, जल का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। अर्थात अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वो क्या होगी, 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगी, मिनिमम होगी।
तो आपको ध्यान रखना है इस दोनों ही फिगर को, या समझ लीजिए कि मिनिमम कहाँ पर होगा और मैक्सिमम कहाँ पर होगा। यह तो आसान है, अगर यदि 4 डिग्री पर डेंसिटी ज़्यादा होगी तो 4 डिग्री पर वॉल्यूम स्वाभाविक है कि सबसे लो होगा। आगे देखते हैं, घनत्व और आयतन में उल्टा संबंध है। घनत्व और आयतन में उल्टा संबंध है, अर्थात डेंसिटी जो है और जो वॉल्यूम है दोनों दूसरे के अपोजिट है, उल्टा संबंध है। इसलिए 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की डेंसिटी अधिकतम होती है। यही याद रखना है, 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है और 4 डिग्री सेल्सियस पर वाटर की जो वॉल्यूम होती है वह मिनिमम होती है। आगे देखते हैं। अब मित्र यहाँ पर जो है कुछ जो हमारे पदार्थ हैं उनके बारे में उनकी डेंसिटी दी गई है। तो पहला देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या दिया गया है? डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, अर्थात पानी का घनत्व जो होता है वह 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। मतलब क्या, अगर 1 घन सेंटीमीटर लंबा, 1 घन सेंटीमीटर चौड़ा और 1 घन सेंटीमीटर ऊंचा अगर कोई एक, ये मान लीजिए एक ठेपी है, मान लीजिए छोटा सा एक ढक्कन है बोतल की, अगर इसको हम 1 घन सेंटीमीटर लंबा, 1 घन सेंटीमीटर चौड़ा और 1 घन सेंटीमीटर ऊंचा मान लें, तो इसमें जितना मटेरियल अटेगा वाटर की, उसको ले जा करके आप वेट करें, जितना होगा वही क्या होगी, पानी का घनत्व हो जाएगा। यही कंडीशन सबके साथ होगा, ऑयल के साथ भी और आइस के साथ भी। आगे देखिए, डेंसिटी ऑफ वाटर 1 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। दूसरा है डेंसिटी ऑफ सॉइल, अर्थात मृदा, जो मिट्टी है, मिट्टी की डेंसिटी होती है, कितनी होती है? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, है ना। मिट्टी की डेंसिटी कितनी होती है? 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। इसको याद रखिए, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम देगा। मिट्टी का जो है डेंसिटी ऑफ सॉइल, या मिट्टी या धरती की जो घनत्व, धरती की जो डेंसिटी है वो 5.5 ग्राम पर घन सेंटीमीटर, मतलब 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होगा। अर्थात कि कहीं का भी मिट्टी ले लें, अमेरिका, जापान, चीन, इंडिया, कहीं का भी मिट्टी लेंगे तो वह 1 घन सेंटीमीटर में कितना आएगा? 5.5 ग्राम ही अटेगा। अगर यह मान लीजिए 1 घन सेंटीमीटर की है ये ढक्कन, तो इसमें कितना मिट्टी आएगी? 5.5 ग्राम मिट्टी ही आएगी। आगे है डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल। डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल, ब्लैक होल की डेंसिटी कितनी होती है? देखिए, ये सुनेंगे तो दिमाग फट जाएगा। 1 लाख किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 1 लाख, है ना, 1 लाख किलोमीटर प्रति घन सेंटीमीटर। अब बताइए, 1 लाख किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। इसका अर्थ हुआ कि अगर इस ढक्कन का आयतन 1 घन सेंटीमीटर है, तो अगर एक ढक्कन हम ब्लैक होल की मिट्टी लेंगे तो वह कितना हो जाएगा? 1 लाख किलोग्राम के बराबर होगा। दिमाग फट गया ना, 1 लाख किलोग्राम के बराबर होगा। ये बात जो है दिमाग में अटती है। क्या कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ ब्लैक होल इज इक्वल टू 1 लाख, 1 लाख है ये LAKH, 1 लाख किलोग्राम पर घन सेंटीमीटर या पर cm क्यूब, है ना। तो 1 लाख किलोग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये किसका है? तो ब्लैक होल का है, जो सबसे ज्यादा है, याद रखना है। डेंसिटी ऑफ आइस, बर्फ का जो घनत्व होता है, डेंसिटी ऑफ आइस 0.9167 किलोग्राम, इतना किलो नहीं, इतना ग्राम पर घन सेंटीमीटर या पर cm क्यूब। यह कितना है? यह किसकी है? आइस की है। तो बर्फ का जो घनत्व होता है वह कितना होता है? 0.9167 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये किसकी डेंसिटी है? तो ये आइस की है। तो मित्र, आज जो है हम लोगों ने डेंसिटी को देखा। इसके बाद जो अगली वीडियो होगी वो रिलेटिव डेंसिटी पर होगी, है ना। तो रिलेटिव डेंसिटी को इसके बाद अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे। आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी अर्थात आपेक्षिक घनत्व, इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं हमारे फिजिक्स के वीडियो को। ये बात हम देख पा रहे हैं कि व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, क्योंकि इतना भी नहीं होता था पहले। तो हमने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, आप भी अपना जिम्मेदारी निभा दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर सब्सक्राइब कर लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमें मदद भी कर रहे हैं और हमारा उत्साहवर्धन भी कर रहे हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।
स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू।